Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Shivam and today in this session we are going to discuss some more important topics of NTA UGC NET of history. So पिछले वीडियो में मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कराए थे जिसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फॉर UGC NET एज वेल. एंड सो दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, जिसे आप कर्मा भी कहते हैं, यज्ञ या यज्ञ, दास, गणराज्य, जनपदास, स्तूप और चैत्य एंड विहार. सो ये टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, सो स्टे ट्यून्ड. हम शुरुआत करते हैं यज्ञ के साथ. यज्ञ बेसिकली मीन्स यज्ञ, जिसे हम यज्ञ भी कहते हैं. इट इज अ रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइस डिराइव्ड फ्रॉम द वैदिक टाइम. ये हमने जो ये टर्म है हमने ये वैदिक एरा से लिया है, वैदिक टाइम से लिया है, जिसका मतलब होता है सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस बाय पुटिंग हवन सामग्री इनटू द फायर एंड चैंटिंग वैदिक मंत्रास. कुछ हवन सामग्री होती है जो कि प्रिपरेशंस होते हैं हर्बल थिंग्स के, हर्ब्स के प्रिपरेशंस होती हैं. उसे हम एक हवन कुंड में डालते हैं हवन सामग्री के रूप में, एंड उसको हम साथ ही साथ हम वैदिक मंत्रास का भी चैंटिंग करते हैं या उच्चारण करते हैं, जिसके वजह से हमें कुछ अच्छे आउटकम्स या रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसे हम हवन कहते हैं. सो आप देख सकते हैं ये हवन का पिक्चर है. ऐसे हवन हुआ करता था, कुछ लोगों को कलेक्ट करके एंड पंडित को बुला के. कल्पसूत्र में फॉलोइंग टाइप्स के यज्ञ को मेंशन किया गया है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ. आपने सुना होगा, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा अश्वमेध यज्ञ क्या होता है. इन डिटेल हम करेंगे इसको आने वाली वीडियोस में. एंड वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ. सो ये 3 टाइप्स के इंपॉर्टेंट यज्ञ हुआ करते हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी यज्ञ हैं, जैसे कि पाक यज्ञ, सोम यज्ञ, हवीर यज्ञ, पंच महायज्ञ एंड वेद व्रत. ये सारे यज्ञ के टाइप्स हैं. इसके अलावा और भी 16 टाइप्स के यज्ञ हैं जो कि हर एक संस्कार के टाइम पे परफॉर्म किया जाता था. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि संस्कार क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो हर एक संस्कार के टाइम पे कुछ प्रिपरेशंस किए जाते थे और उसके साथ ही साथ ये यज्ञ भी परफॉर्म किया जाता था. आप देख सकते हैं पिक्चर में यज्ञ के बारे में. सो अगर हम बात करें हिंदू रिलीजन में, तो हिंदू रिलीजन में यज्ञ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये हिंदू रिलीजन में. इनफैक्ट वो यज्ञ ऐसे हुआ करते थे कि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हर्ब्स की प्रिपरेशन की जाती थी और उसे एक फायर कुंड में डाला जाता था, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रोब्स हुआ करती थी वो एनवायरनमेंट से मर जाया करती थी, एंड हमारा एनवायरनमेंट इनसे क्लीन हो जाया करता था. एंड बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव वाइब्स को ये किल कर देता था. सो इसलिए हवन का या यज्ञ का हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था. सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, जिसे आप कर्मा भी कहते हैं. सो Karma is the universal causal law by which good and bad actions determine the future existence of human being. So कर्म, हमारे कर्म की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो डिटरमाइन किया जाता है. जैसे कि हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे एक्शंस किए हैं तो हमारा फ्यूचर बेटर होगा. अगर हम बुरे कर्म किए हैं तो हमारा फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा. हमें उसका फ्रूट मिलेगा, हमें इसका फल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गॉड. सो ये जो फिलॉसफी है, जो ये डॉक्ट्रिन है, ये कर्म में मेंशन किया गया है. आगे देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ रीबर्थ. कर्म की फिलॉसफी में रीबर्थ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. ऐसा कहा जाता है कि अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो हमारी जो अगली जनरेशन होगी, हमारे जो अगली जन्म होगा या बर्थ होगा, वो एक अच्छी फैमिली से होगा या एक अच्छे पोजीशन में, एक अच्छे एनवायरमेंट में होगा. अगर हमने बुरे काम किए हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो एक बुरे जगह पे या बुरे एनवायरनमेंट में होगा, जिसमें हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. सो ये फिलॉसफी बताती है कर्म की. सो इट वाज ऑल अबाउट कर्म. नेक्स्ट वी विल सी दास. दास ऑल्सो कॉल्ड एज दस्यु एंड द टर्म इज फाउंड इन द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में ये टर्म को मेंशन किया गया है. इसे दस्यु भी कहा जाता है. दे वर कॉल्ड सेविज और ब्रूटल, या उन्हें बर्बर या निर्दयी भी कहा जाता था. एंड दे वर डिनोटेड एज एनिमीज ऑफ आर्यंस. उन्हें कहा जाता था कि ये आर्यंस के एनिमीज हैं. एंड दे वर रिलेटेड टू डार्कर द्रविडियन स्पीकिंग पीपल. अगर हम आर्यन इन्वेजन थियरी को देखें तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो दस्यु थे या दास थे, उन्हें डार्कर द्रविडियन पीपल से कनेक्ट करके देखा जाता है. एंड दे वर द एनिमीज ऑफ आर्यन, ऐसा बोला जाता है. और कुछ लोगों का कहना है कि दास वेयर द इंडो इरानियन पीपल हु रिजेक्टेड द आर्यन प्रैक्टिसेस. मीन्स आर्यंस की जो एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, आर्यन जैसे रिलीजन को फॉलो करते थे, उनकी जो कुछ एक्शंस हुआ करते थे, उसको ये दास ने रिजेक्ट किया. बट बाद में वो उन्हीं में जाके मर्ज हो गए.
ऐसा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है, ऐसा उनकी कुछ बिलीफ है। एंड रिसेंटली एक थ्योरी आई थी जिसमें कहा गया था कि दोज दासास या द्रविडियंस आर द ओरिजिनल डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के ओरिजिनल रहने वाले थे। एंड ये जो आर्यंस है ये बाहर से आए थे, जैसे कि सेंट्रल एशिया या और भी कई देशों से, ऐसा हमारे अलग अलग हिस्टोरियंस का कहना है। नेक्स्ट हम बात करें तो गणराज्य, जहां पे स्टेट का जो हेड है उनको इलेक्ट किया जाता है, उन्हें रिपब्लिक्स कहा जाता है। बट उस सिनेरियो में, एंशिएंट हिस्ट्री के सिनेरियो में, जो ये गणराज्य का जो मतलब था वो कुछ डिफरेंट था। आइए देखते हैं। एक्चुअली 6th सेंचुरी बीसी में जब लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एमर्ज हुए इन नदर्न इंडिया, तो वहां पे उन स्टेट्स को रूल करने के लिए कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज या फैमिली के मेंबर्स उसको रूल करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे, जिसे गणराज्य कहा जाता था या रिपब्लिक्स कहा जाता था, या इसे ओलिगोआर्चीज भी कहा जाता है। मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिली हु इज रनिंग अ स्टेट। जो टर्म गणराज्य है वो काफी डिबेटेड इश्यू है। गणराज्य के बारे में एक क्लियर कंसेप्ट नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे गणराज्य हमें किसको डिनोट करते थे। जैसे कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी जैसा सिनेरियो था, जिसमें जो स्टेट का हेड था उसको इलेक्ट किया जाता था, उसमें सारे एडल्ट पॉपुलेशन उसमें पार्टिसिपेट करती थी। बट कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसमें कुछ डेमोक्रेसी जैसा सिनेरियो नहीं था, बट एक स्मॉल फैमिली का जितने भी मेंबर्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे और यही इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे और यही इनके हेड हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू डीपी अग्रवाल, हिज हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि गणराज्य को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट इज डेमोक्रेसीज, उसमें एडल्ट पॉपुलेशन पार्ट लेती थी, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट को वो इलेक्ट करते थे। सेकेंड इज एरिस्टोक्रेसीज, जिसमें कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज के लोग ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, उस कंट्री के या उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, वही वहां के किंग हुआ करते थे एंड सारे ऑफिसर्स हुआ करते थे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज मिक्स्ड एरिस्टोक्रेसी, जहां पे डेमोक्रेसी भी देखा जाता था और कुछ हद तक एरिस्टोक्रेसी भी देखी जाती थी। इसको मिक्स्ड एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। सो दीज वेर द 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज या रिपब्लिक्स या गणराज्य इन द एंशिएंट टाइम। अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स हुआ करते थे 6th सेंचुरी बीसी में, जैसे कि शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, लिच्छवी ऑफ वैशाली, मल ऑफ पावा एंड कुशिनारा एंड मौर्यस ऑफ पिपलीवान। ये जो सारे हमने डिस्कस किया, जो सारे स्टेट्स थे, ये एक रिपब्लिक्स थे या गणराज्य स्टेट हुआ करते थे, जिसके फीचर्स हमने ऊपर ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर बात करें जनपदास की, तो वैदिक एरा के बाद जब एक जो रूरल पॉपुलेशन था अर्बन में ट्रांसफॉर्म होने लगा धीरे धीरे, तो उन सिटीज को, उन टाउन्स को हम जनपदास कहने लगे। जिसका पॉपुलेशन बढ़ते गया तो और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो वो रूरल से सेमी अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होने लगे और इन्हें जनपदास कहा जाने लगा। बाद में यही जो जनपदास थे ये और भी ज्यादा इमर्ज होके आए, और भी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, इनका डेवलपमेंट हुआ, तो उन्हें महाजनपदास कहा जाने लगा। तो उस टाइम पे 1500 बीसी टू 500 बीसी के बीच में बहुत सारे ऐसे जनपदास या महाजनपदास इमर्ज होके आए, जिसमें 16 इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे, जैसे कि मगध, काशी, कोसल, मत्स्य, चेदी एंड बहुत सारे ऐसे 16 टाइप के महाजनपदास थे, जिन्हें हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट इज स्तूप और चैत्य। द टर्म चैत्य मीन्स सेक्रेड स्पेस, जिसे पवित्र स्थल कहा जाता था, बट स्पेसिफिकली ये बुद्धिस्ट मोनार्चीज या बुद्धिस्ट श्राइन से रिलेटेड है, जहां पे ये पूजा करते थे। एंड ये इनका पिलग्रिमेज साइट भी हुआ करता था, जहां पे तीर्थ स्थल ये अपना सेलिब्रेट करते थे। सो इट वाज स्तूप और चैत्य। स्तूप इज माउंट लाइक सेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये एक गुंबद के आकार का एक सेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसे बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट रिलीजन से काफी जोड़ के देखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इट स्टूड फॉर द मुंडी एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स, इसे यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट बताया गया है कि पूरे यूनिवर्स का यही एक सेंटर पॉइंट है। एंड बुद्धास यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे एंड बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई गई है। आने वाली वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इट सिंबलाइजेस द पासिंग अवे ऑफ बुद्धा। यस, ये बुद्धा के सिंबल को ये एक डिनोट करता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्तूप और चैत्य। नेक्स्ट इज विहार। विहार बेसिकली मीन्स ये एक कोर्टयार्ड हुआ करता था फॉर द रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और उनके रहने के लिए, उनके वहां पे ठहरने के लिए एक व्यवस्था की जाती थी, जिसे विहार कहा जाता था। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे एक ओपन कोर्टयार्ड हुआ करती थी विद सम एंट्रेंस। जो पहले ये स्ट्रक्चर है ये एक वुडन स्ट्रक्चर होता था, मीन्स ये लकड़ी का बनाया जाता था, बट धीरे धीरे जब
डेवलपमेंट हुआ तो इसे फ्रॉक कट या स्टोन कट फॉर्म में बनाया जाने लगा। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि जुन्नार विहार एंड कान्हेरी विहार, और भी बहुत सारे ऐसे विहार थे जो इंडिया के वेरियस लोकेशंस पे लोकेटेड थे, जिसे हम अभी भी देख सकते हैं। ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स रही। सो इन शॉर्ट, जो स्तूप था वो बुद्धिस्ट मॉन्क की पूजा करने का या उनके पिलग्रिमेज का साइट था, एंड जो विहार था ये उनके रहने का स्थान था, रहने का जगह था। इट वॉज द साइट फॉर देयर रेजिडेंस। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट स्तूप एंड विहार। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अलवर्स और नैनार्स। अलवर्स और अजवर्स, इन्हें अजवर्स भी कहा जाता था, हु वेर द तमिल पोएट्स और सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के कुछ तमिल पोएट्स थे, या इन्हें वहां के सेंट भी कहा जाता था। एंड दे परफॉर्म द भक्ति टू हिंदू गॉड्स। ये हिंदू गॉड की भक्ति करते थे, और ये बिलीव, इनफैक्ट ये लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर थे, और ये कृष्णा के इनकारनेशन को एक्सेप्ट करते थे, उनकी पूजा करते थे, कृष्णा के इनकारनेशन की, कृष्णा के। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देयर वर टोटल 12 अलवर्स इन दैट टाइम, जिसमें से अंदल वॉज द ओनली फीमेल सेंट आउट ऑफ 12 अलवर्स, जिसमें से जो अंदल थी वो एक फीमेल सेंट या फीमेल अलवर हुआ करती थी। दे रिप्रेजेंट्स वैष्णव फिलॉसफी एंड रिलीजन। वो वैष्णव फिलॉसफी को प्रेजेंट करते थे, वैष्णव फिलॉसफी को प्रमोट करते थे। उन्होंने एक वैष्णविज्म जो रिलीजन है उसको रिप्रेजेंट किया, उसको काफी हद तक प्रमोट किया ऑल ओवर द इंडिया। दे प्रैक्टिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज प्रपत्ति। उन्होंने बहुत सारे डिवोशंस के फॉर्म्स को प्रमोट किया, जिसमें से जो प्रपत्ति था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रपत्ति बेसिकली मीन्स सरेंडर योरसेल्फ, मीन्स खुद को आप सरेंडर करो, भगवान की आस्था में, भगवान की पूजा में आप खुद को सरेंडर कर दो, उसमें लीन हो जाओ। ये इनका एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिवोशन था। ऐसे वो इनकी पूजा किया करते थे और प्रमोट किया करते थे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री ऑफ कंसेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स। तो ऐसे ही मैं बाकी के अपने वीडियोस भी लाते रहूंगा, आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।